किसी भी देश के विकास और खुशहाली का पैमाना होता है वहां के नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। कोई भी देश उन्नति तभी करता है जब वहां के नागरिक सामाजिक रूप से सुरक्षित हों, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों। भारत जब 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति क्या है, हमारी पॉलिसीज में सामाजिक सुरक्षा कितना अहम मुद्दा है, सोशल सिक्योरिटी को लेकर कानून क्या कहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कानून की बारीकियों को समझाता कार्यक्रम आपका कानून, और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। सामाजिक सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा विषय, और इसके दायरे में हम सभी लोग, पूरा समाज, पूरा देश आता है। देश में सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई कानून हैं जिसके दायरे में हम सब आते हैं, लेकिन क्या आपको सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इन कानूनों के बारे में जानकारी है, उन पॉलिसीज के बारे में जानकारी है जो सरकार ने आपके लिए बनाई है, आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए बनाई है। आपका कानून के आज के अंक में हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा और उससे जुड़े आपके अधिकारों के बारे में। संसद टीवी के स्टूडियो में मेरे साथ एक बेहद खास पैनल इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में हैं सौरभ गर्ग सर, आप सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही देश रत्न निगम जी हैं, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट। आपका बहुत स्वागत संसद टीवी में। सामाजिक सुरक्षा और आपके अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि क्या है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून क्या हैं, कैसे आप इन कानूनों का लाभ ले सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा को लेकर संवैधानिक व्यवस्था हमारे देश में क्या है। आप अपने सवाल हमसे पूछिए, जानिए कैसे मिलेगा आपको आपका हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब देंगे। आप हमें मेल करें आपका kaanoon.sansadtv@gmail.com पर। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं मंत्रालय से ही पूछ लेना चाहूँगी। सर, जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एम्पावरमेंट जाहिर तौर पे सबका साथ, सबका विकास, और ऐसे में सोशल सिक्योरिटी और ख़ासकर उन वर्गों के लिए जो समाज में कहीं पीछे छूट गए हैं या थोड़े से डिप्राइव्ड सेक्टर हैं, उनके लिए ये सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र के देश में सोशल सिक्योरिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे और कितना महत्वपूर्ण है ये सब्जेक्ट? धन्यवाद। जो सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा जी एक बहुत ही अहम मुद्दा है किसी भी देश के लिए, और तभी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो डिक्लेयर हुआ था, उसको तो बहुत साल हो गए, उसमें एक है राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, विच इज़ अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट, और इसी को लेके सामाजिक सुरक्षा की बात की जाती है। सामाजिक सुरक्षा संविधान में भी है, आर्टिकल 38, 39, 40, 41 में बात की गई है इसके बारे में, और हमारा जो प्रियम्बल है उसमें भी लिखा गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है इस देश के लिए। तो इसी सामाजिक सुरक्षा को लेके विभिन्न प्रकार से देखा गया है। एक प्रकार से होता है कि डिफरेंट लाइफ साइकिल जो होते हैं, कोई बच्चा है, स्ट्रीट ऑर्फन है, उनके लिए चाहिए होता है, महिलाएं हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बुजुर्ग हैं, एल्डरली हैं, टर्मिनली इल हैं, उनके लिए है। दूसरा होता है कि जब भी कभी कोई डिज़ास्टर होता है, कि कोई फ्लड हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं साइक्लोन हो जाए, कहीं पैंडमिक के समय तो आपने देखा ही था, पैंडमिक एपिडेमिक हो जाते हैं, तो डिफरेंट नेचुरल डिज़ास्टर्स, कहीं फ्लैश फ्लड हो जाता है क्लाइमेट चेंज के दौरान। और एक है जो सोशल प्रोटेक्शन चाहिए, जो जैसे कहा जो पिछड़े वर्ग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, वल्नरेबल हैं, उनके लिए चाहिए। और इन तीन प्रकार के जो मैंने समूह बोले, उनके लिए अलग अलग प्रकार के सोशल प्रोटेक्शन और सोशल सामाजिक सुरक्षा के प्रोग्राम्स हैं, लॉज हैं एंड पॉलिसीज़ हैं, जो इन एरियाज़ को इंश्योर करते हैं कि उनकी बेसिक लेवल ऑफ डिग्निटी ऑफ लिविंग
वो हम इंश्योर कर सकें, मेंटेन कर सकें। आपसे आगे हम पॉलिसीज़ को लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने वकील देश रतन सर भी मौजूद हैं। सर, जब हम अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि जो योजनाएं सरकार बना रही है इन लोगों के लिए वो उन तक पहुँचें और नहीं पहुँच रही हैं, या उसको कैसे उनके लिए सिक्योर किया जा सके, ऐसे में लॉ की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोशल सिक्योरिटी को लेकर लॉज बहुत सारे हैं। मैं चाहूँगी कि आप इसको डिफाइन करें कि ये लॉज किस तरीके से इसको इंश्योर करते हैं, सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की। देखिए अमृता जी, किसी भी गणतंत्र में जो कि जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो रूल ऑफ लॉ पे आधारित होती है, तो कानून के दायरे में बनती है। सारी जो आप सोशल सिक्योरिटी के आप बहुत सारे 9 जो कानून हैं जिनको कि सोशल सिक्योरिटी कोड ने कंसोलिडेट किया, एक जगह इकट्ठा करके उनको रिपील किया और फिर एक नया लाया जिससे उनमें समन्वय बने जी। और बहुत सारे उसमें सुधार भी किए गए। तो जब तक एक कानूनी ढांचा नहीं होगा तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जी। और इसीलिए सोशल सिक्योरिटी कोड लाया गया, ऐसा लाया गया जिससे कि एक तो सारे लॉज जो 9 हैं उनको एक जगह लाया जाए, उनमें बदलाव किए जाएं। उन बदलाव में जैसे बहुत सारे बहुत इम्पॉर्टेंट बदलाव ये हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो हमारा, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो पहले से ही था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर को भी उसमें ले आए जी। कई ऐसे सारे लोगों को ले आए जैसे कि टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है। आप देखेंगे वेबसाइट ऐप बेस्ड बहुत सारे लोगों ने अपने काम शुरू कर दिए हैं जिसको गिग वर्कर्स कहते हैं, फ्रीलांसर्स कहते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को ले आए हैं। इनकी पहले कहीं कोई पूछ नहीं थी, इनके कोई सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं था। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स आपने देखा, जैसे अभी पैंडेमिक की बात करी गर्ग साहब ने, तो वो जब एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे राज्य में उनको भाग के जाना पड़ा, उनको सोशल सिक्योरिटी में इंक्लूड किया गया। जैसे एक बहुत बड़ी स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इससे क्रांति आ जाएगी और उनके लिए रहने के घर, जहां वो हैं वहां उनको रहने के घर देना। देखिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की, आर्थिक सुरक्षा, इन प्रावधानों को लेके बनाए जाते हैं और जब ये बनते हैं तो परिवार में शांति, सुरक्षा और स्थिरता आती है। और परिवार हमारा मूलभूत ढांचा है समाज का। बिल्कुल बिल्कुल। वही चीजें, समाज भी स्थिर होता है, शांत होता है और शांतिप्रिय ढंग से आगे बढ़ता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है तो आपकी जीडीपी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं और देश का विकास उसपे देश का निर्भर विकास होता है। और इस तरह की देखिए बहुत सारी स्कीमें, आप शौचालय, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा जो सरकार बनवा रही है, और आप दूसरा देखें प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव में सड़क योजनाएं हैं जो ये सारी सामाजिक सुरक्षाएं देती हैं। आयुष्मान भारत जो आपको हेल्थ से रिलेटेड है वो भी आपको सामाजिक सुरक्षा दे रहा है। तो ये पूरा ढांचा एक कानून के तहत बनता है और कानून इसको क्रियान्वय करने की एक तरीके से रास्ता बनाता है। और भी जो सारी स्कीम्स हैं, जैसे गर्ग साहब भी बात कर रहे थे, तो ये सारे के सारे एक कानूनी ढांचे के तहत होता है। इसलिए ये कानूनी ढांचा जो सोशल सिक्योरिटी कोड है बहुत ज़रूरी है। एक ये रास्ता बनाता है, ढांचा बनाता है जिससे सुचारू रूप से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल। गर्ग सर, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, चूँकि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हमने देखा कि एक वर्ग बने हुए हैं खासकर, जिसमें कि जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, या वो लोग जो थोड़े पिछड़े हैं, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स हैं, क्योंकि उनको समाज में एक पैरेलल का स्थान देना या थोड़ा उनको पुश करना बहुत ज़रूरी है। सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो इन लोगों के लिए, मैं चाहूँगी कुछ का आप जिक्र करें, क्योंकि कुछ योजनाओं ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग वर्गों, अलग अलग समूहों के लिए डिफरेंट अप्रोच लेने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं जो एक पर्टिकुलर नीड को एड्रेस करते हैं। जैसे एक है सबसे बड़ी, मैं बोलना चाहूँगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, NSAP जो बोला जाता है, जो जितने भी वृद्ध लोग हैं, 60 वर्ष से ऊपर हैं, विडोज़ हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए पेंशन का है, प्रति मास उनको पेंशन दी जाती है। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो एक लेजिस्लेशन है जिसके तहत PDS के जरिए लोगों तक 5 किलो गेहूं या चावल प्रति मास उनको दिया जाता है। तो एक वो बहुत बड़ी योजना है जिसमें करीब 90 करोड़ लोग उसमें शामिल हैं।
उसके अलावा फिर हमारी महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम जो जी, कहते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी चाहे उसके लिए है, कि ऐसा ना रहे कि अगर कोई काम करना चाहे उसके पास काम नहीं है। फिर पेंशन योजना है, अपार्ट फ्रॉम नो सोशल असिस्टेंट जो ओल्ड एज पेंशन बोलते हैं, अटल पेंशन योजना है जो जैसे निगम बोला रतन साहब ने कि एक सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत वो उसमें है, आयुष्मान भारत है, और बहुत सारी क्रेडिट की योजना है, पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्वनिधि है, जो विभिन्न स्तर के लोगों के, विभिन्न छोटा बिजनेस जो करते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए है। और मैं बोलना चाहूँगा सबसे बड़ी योजना जो जिसके तहत एक इंश्योर हुआ है, एम्पावरमेंट मिला है सबको, और वो है आधार, कि एक आइडेंटिटी उनके पास हो पाई, और उस आधार के साथ जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट और मोबाइल जो योजना के तहत डीबीटी जरिया रे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो सके हैं। इतनी सारी योजनाओं के जो पैंडमिक के दौरान भी कैश ट्रांसफ़र हो पाया लोगों तक, और इससे ये फ़ायदा भी हुआ है कि जो जितना समय लगता था कोई भी योजना में किसी को चुनने का, सिलेक्शन करने का, उससे समय कम हुआ है, एंड डायरेक्ट लोगों के पास जा पा रहा है पैसा, और वो विड्रॉ भी कर सकते हैं किसी भी दुकान से बिकॉज ऑफ द जनधन आधार योजना मोबाइल के कॉम्बिनेशन। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो डायरेक्टली सोशल सिक्योरिटी के संदर्भ में काफ़ी बार जिक्र नहीं होता है, लेकिन वो है जो हमने एडवांसेस किए हैं इन डिजिटल इंडिया। और डिजिटल इंडिया के कारण वेदर भारत नेट प्रोग्राम, जिससे कि हर पंचायत में ऑप्टिक फाइबर का एक्सेस है, जिससे लोग बाग अपना जो भी पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उसके बारे में जान सके, एप्लीकेशन दे पाएँ, विड्रॉल कर सकें। मैंने आधार के बारे में तो बोला ही, और अब हमारे करीब 6.5 लाख गांव हैं देश में, उसमें से करीब नियरली 6 लाख गाँवों में कॉमन सर्विस सेंटर्स तैयारी हुए हैं, कि जहाँ पे लोग बाग जिनके पास मोबाइल ना हो, कंप्यूटर ना हो, वो कॉमन सर्विस सेंटर में जाके अपने जानकारी पा सकते हैं। विभिन्न प्रोग्राम जो डिजिटल इंडिया के हमारा माई स्कीम पोर्टल है, डिफरेंट पोर्टल्स हैं, उससे जानकारी जान सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, और ये नहीं रहेगा कि कोई वंचित रहेगा कि उसके पास डिजिटल कनेक्टिविटी ना हो। बिल्कुल, स्किलिंग के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, पीएम दक्ष योजना है, तमाम सेक्टर वाइज यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे लोगों को स्किल करना है, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स जितने ज़्यादा होंगे। बिल्कुल, कौशल विकास योजना है, पीएम दक्ष योजना है, और इस प्रकार से स्किलिंग का जो उत्पादकता की बात की, प्रोडक्टिविटी की बात की, उसका एक अहम बेसिस है कि लोगों की स्किल इम्प्रूवमेंट हो, और उस पर जो फोकस है उससे ऑनलाइन कोर्सेज भी अब दिए जा सकते हैं। माईगॉव प्लेटफॉर्म है, आईगॉट प्लेटफॉर्म है, प्लस जो विभिन्न संस्थाएं हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी अपने कोर्सेज ऑनलाइन कर रहे हैं कि लोग बाग घर में बैठ के भी अपनी स्किल इम्प्रूव कर सकें। एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सर, अब हम थोड़ा सा कानून की ओर रुख करना चाहेंगे। वैसे तो हमारी चर्चा में हमने बात भी की थी कि लॉज बहुत सारे हैं, हम सारे लॉज को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, बट अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो वो अहम लॉज में चाहूँगी आप जिक्र करें जो आपके जहन में आ रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा को इंश्योर करते हैं। देखिए, जैसे 9 एक्ट ले लें, कुछ का मैं उसमें बताता हूँ। जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ग्रेच्युटी अब उसको भी मिलेगी जो कम से कम 1 साल फिक्स टर्म काम कर चुका है। पहले 5 साल का था, अब उसको 1 साल में, लेकिन वो फिक्स टर्म के लिए होना चाहिए। कंपनसेशन है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन हुआ आपका, मान लीजिए उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है काम करते वक्त, वो देना। पर्सनल इंजरीज का इमरजेंसी एक्ट है जो, उसमें क्या है कि उसमें जैसे किसी के लिए आकस्मिक कोई घटना हो जाती है तो उसमें क्या है कि एम्प्लॉयर है जो, उसकी लायबिलिटी भी इंश्योर्ड होती है, उसको भी करानी है जी। और अगर वो नहीं मानते हैं तो वहाँ पे सज़ा का भी प्रावधान है, पेनल्टी का भी प्रावधान है, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो और ज़्यादा सख्त सजाएं और पेनल्टी हो जाती हैं।
तो इसी तरह आपके और भी देखेंगे, EPF एक्ट है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट है, उसमें एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन 1.16% बढ़ा दिया गया है, जिससे कि जो एंड में जो उनको कॉर्पस मिलेगा वो भी बढ़ेगा। तो इस तरह के कई सारे जो प्रावधान आ रहे हैं, और इन कानून के अलावा भी स्कीम्स हैं, जैसे अभी अटल पेंशन योजना की इन्होंने बात करी। इसके अलावा आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना है, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना है। और देखिए एक क्रांति आई है हमारे यहाँ 2014 के बाद, और इसको मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ, वो क्रांति डिजिटलाइजेशन की जो बात करी है उसकी वजह से आई है। प्रधानमंत्री आपके बार बार कहते हैं कि आपको याद होगा कि 1 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे पहुंचते थे। बिल्कुल। एक वक्त किसी प्रधानमंत्री कहते थे, कहा था, अब 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। जो लीकेज रुका है, जो भ्रष्टाचार रुका है, वही पैसा वापस जनता को दिया जा रहा है, उससे उनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा बढ़ रही है। और वहीं से आपको देखेंगे उन पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आत्मविश्वास लोगों का बढ़ रहा है कि कल को अगर हमारे साथ कुछ होता है तो ये सारी योजनाएं, हमारा परिवार जो हमारे पीछे छूटता है उसका ख्याल रखेंगी, वो दर दर भटकेंगे नहीं, भीख नहीं मांगेंगे। बिल्कुल। ये एक आम और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल जो सेक्टर है, जो छूटा हुआ था, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। देखिए हमारे यहाँ जैसे मुद्रा योजना की बात करी, मुद्रा योजना ने नौकरी पाने वालों की संख्या कम कर दी, लोग खुद कुछ काम करना चाहते हैं। आज की डेट में जो कोविड के वक्त बहुत सारे लोग जो वापस घर चले गए थे, वो वापस नहीं आना चाहते हैं। उन्होंने मुद्रा योजना से छोटे छोटे लोन लिए और वहीं पे कार्य कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पर्सनल निजी उदाहरण हैं, जो कि जैसे ड्राइवर्स थे, यहाँ पर बहुत बुरे हालात में रहते थे, उनको तनख्वाह भी मिलती थी। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। हाँ, तो वो सारे के सारे वहां पर वापस आके कहते हैं हमने कर लिया है, इत्मीनान से हम घर पे रह रहे हैं और उससे ज्यादा कमा रहे हैं। और आप देखेंगे कि उसमें लोन वापस करने का बहुत अच्छा रेट है मुद्रा योजना में, बजाय और जो लोन है। तो ये सारे जो बदलाव हैं, जो क्रांति है, इसका असर आपको देखने को मिल रहा है। ये कानून है जो सोशल सिक्योरिटी कोड आया है, जिसने एक जगह सारे कानून करे, उनमें बदलाव लाए हैं, और बदलाव अच्छाई के लिए लाए हैं। जैसे आप मैटरनिटी बेनिफिट ले लीजिए, पहले कम मिलता था, आज 26 हफ्ते मिल रहा है, बढ़ गया है। और साथ में 2 बच्चों के लिए तो 26 हफ्ते है, तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते है, क्योंकि आपको जनसंख्या को भी कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें देखिए बहुत ही समग्र हैं, और उनको एक साथ लेके बहुत दिमाग लगा के इनकी स्कीमें बनाई गई हैं, और उनको एक कानून का ढांचा दिया गया है जिससे कि उनका क्रियान्वयन हो। और क्रियान्वयन कैसे होगा? डिजिटलाइजेशन से। डिजिटलाइजेशन आप जैसे ही करेंगे, डायरेक्ट आप बेनिफिशियरी के टच में हैं। बीच के बहुत सारे आपने जो बीच में दलाल आते थे, एजेंट आते थे, अपना पैसा खा जाते थे, वो आपने हटा दिए। कुछ लोगों को इससे परेशानी है जी। देखिए डिजिटलाइजेशन से बहुतों को परेशानी है, वो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन आम जनता को देखिए बहुत फर्क पड़ रहा है। सीधे जिसके अकाउंट में जा रहे हैं, एक किसान के अकाउंट में 6,000 रुपए जा रहे हैं साल में, 2-2 हज़ार में बुआई के वक्त, जब फसल खड़ी हुई हो, कटाई के वक्त। तो बहुत सोच समझ के जो ये सब सामाजिक सुरक्षा के स्टेप्स हैं। बिल्कुल, बीच के जो हर्डल्स थे वो हटे हैं। डायरेक्ट अगर कोई चीज़ आप तक पहुँचती है तो आपका समय बच रहा है। और सर, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के नागरिकों के लिए, क्योंकि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब आती है तो आप अपना काम ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, और हम जानते हैं कि प्रोडक्शन है तो जीडीपी है, फिर ग्रोथ है, और हम तो विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो भी चुके हैं। बहुत जल्दी 47 तक हमने ये लक्ष्य तय कर लिया है। सर, इस समय अगर मैं बुज़ुर्गों की बात करूँ, देश में इनका जो प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ रहा है तेज़ी से भारत में। हालांकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा युवा भी हैं, इस देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन बुज़ुर्गों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बुज़ुर्गों के लिए जो योजनाएं हैं सरकार के पास, उनमें क्या कुछ खास है? एक लॉ भी है बुज़ुर्गों को लेकर, लेकिन जो पॉलिसीज़ इस वक्त जो रनिंग है, मैं चाहूँगी आप उसका जिक्र करें। तो जैसे आपने कहा कि हमारा पॉपुलेशन, हमारी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन हमें फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए देखना है कि किस तरह एजिंग होगी हमारी पॉपुलेशन की। अभी जो है हमारा 9 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन है जो सीनियर सिटीजन्स हैं ओवर द एज ऑफ 60, और उसके लिए उनके लिए हमारे पास विभिन्न योजनाएं हैं। एक तो मैंने बोला सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है ओल्ड एज पेंशन की, जो गरीब हैं, जो जिनके पास इतना समर्थ नहीं है कि अपने आप अपनी देखभाल कर सकें, उनके लिए है।
फिर हम ओल्ड एज होम्स रन करते हैं, भारत सरकार भी करती है, राज्य सरकारें भी करती हैं। हम करीब 600 ओल्ड एज होम्स रन करते हैं इन वेरियस प्लेसेस। जिनकी फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, जो नहीं अपने आप रख सकते, उनके लिए हमारा ये एक प्रावधान है। फिर सीनियर सिटीजन्स को असिस्टिव डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। किसी को हार्ड ऑफ हियरिंग है, चलने के लिए सुविधा चाहिए, और छोटी सी कोई डिवाइस से जो इम्प्रूवमेंट होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसका भी हम फोकस करते हैं, और हमारा एक RVY प्रोग्राम है, राष्ट्रीय वायु योजना, जिसके तहत हम सीनियर सिटीजन्स को ये सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा एक हमारा जो बड़ा प्रोग्राम है, हम उसे जेरियाटिक केयर गिवर्स प्रोग्राम बोलते हैं, कि लोगों को जो बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको सपोर्ट चाहिए, केयर की सपोर्ट चाहिए होती है। तो उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं। अभी हम हमारे 40,000 यूथ को हम एंगेजमेंट स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं कि उनको एंगेजमेंट हो सके। तो इसका डबल फ़ायदा है कि एक तो वृद्ध लोगों की सहायता हो सकेगी, प्लस जो यूथ हैं, जो यंग हैं, जिनको जो एजुकेशन लिमिटेड पा सके विभिन्न कारणों के कारण, वो उनका स्किल डेवलप करके उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो वो एक हमारा बड़ा फोकस है। एंड प्लस हम पॉडकास्ट रन करते हैं कि कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे वो कर सकता है। एक हमारा प्रोग्राम है सेज, जिसमें हम स्टार्टअप है कि कोई अगर स्टार्टअप करना चाहता है कि कोई वृद्ध की रिक्वायरमेंट्स को लेके कोई नया प्रोडक्ट तैयार करना चाहता है, कोई साइंटिफिक सपोर्ट लेके तैयार करना चाहता है, तो हम सपोर्ट करते हैं उन्हें। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक प्रोडक्ट जो किया कि अगर कोई वृद्ध गिरने वाला हो तो उसके शू में एक सेंसर रख दें कि मालूम पड़ पाए या अलार्म कर पाए कि थोड़ा सा आप अनस्टेबल हो रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इसका भी डुअल मकसद है कि हमारे जो युवाएं हैं उनके फोकस आए कि वो प्रोडक्ट्स तैयार करें वृद्ध लोगों के लिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हो और येट बेनिफिट ले सके। बट हमारा ओवरऑल फोकस है कि परिवार है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशन है कि वृद्ध लोगों की जो सहायता करना या उनका देखभाल करना परिवार के भीतर अब तक करे आ रहे हैं, उसको हम कैसे और एनहांस कर सकें, बढ़ावा दे सकें। वो फोकस को लेके जिन लोगों के रिक्वायरमेंट है, जिनकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति ऐसी है जो नहीं कर सकते, उनको कैसे सपोर्ट करें, ये डुअल फोकस लेके, एंड कीपिंग इन व्यू कि फ्यूचर में द नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन विल इंक्रीज टू 20% हो सकता है 20-30 साल में। तो उसको देखकर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है वो हम उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपसे मेरा सवाल और संभवतः आखिरी का, चूँकि समय कम है, 29 लेबर लॉज जो थे उनको कोडिफाइड किया गया है, 4 लेबर कोड्स में बदला गया है। फ़िलहाल अभी नोटिफाइड नहीं हुए हैं, लेकिन इनको लेकर बहुत सारे इफ एंड बट्स भी कहे जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून जो शायद कुछ तो आज़ादी के पहले भी बने थे और उसके बाद बने, इतने सालों पुराने कानूनों का कोडिफाइड किया जाना, नई सिचुएशन के हिसाब से उन्हें बदलना कितना ज़रूरी था, और इनका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? देखिए, समय के अनुसार अगर कानून नहीं बदलता है तो उनको कोई मानता नहीं है, और लेकिन फिर भी जो हमारा प्रशासन है, कानून है, तो उनको लागू करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि करीब 1500 पहले ही राउंड में और बाद में 300 के करीब, और वो कानून तो बहुत सारे हटा भी दिए गए हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक सारी जगह लाना, बिखरे हुए थे, तो उनमें समन्वय नहीं बैठता था। एक तो वो कोडिफाइड करके, दूसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। देखिए, आज के वक्त में समय बदल गया है, आपकी आर्थिक स्थिति बदल गई है, वो नहीं है जो पहले थी। लोगों के एस्पिरेशंस बदल गए हैं, लोग अब ज़्यादा सोच रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप देखेंगे जितने भी जो लॉ आ रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन, जिससे कि जो भी क्रियान्वय हो, इम्प्लीमेंटेशन वो पूरी तरीके से हो। और जो देखिए, पहले भी ऐसा नहीं कि लॉ अच्छे नहीं बनते थे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती थी। बीच में बहुत सारे स्टेप्स थे, भ्रष्टाचार था, दलाल थे बीच में, एजेंट्स बीच में फंसे हुए थे।
वो सारे हट रहे हैं डिजिटलाइजेशन से। ये जो क्रांति है आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की, किसी भी लॉस को अगर आप लेके चलेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, वरना वो कागज़ में ही रह जाते हैं, आखिर तक नहीं पहुंचते। मुद्रा योजना क्यों इतनी सक्सेसफुल हुई है, जो इसके बारे में लोग बहुत बात नहीं करते हैं, वो गेम चेंजर है। लोगों को ज़मीनी स्तर पर एम्प्लॉयमेंट देना, ये जो है कि हम बैंक में जाएंगे, हमको सीधे कोई हमको कोलेटरल नहीं चाहिए, गारंटी नहीं चाहिए, हमको 50,000 रुपये, लाख रुपए, 5 लाख तक के हमको लोन मिल जाएंगे, उसमें और भी स्लैब्स हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कोडिफिकेशन से, इन सब चीज़ों से एक तो समन्वय बढ़ता है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आसान हो जाता है और जनता के पास जानकारी पहुँच रही। जैसे पंचायत में बताया, पंचायत में देखिए अगर जानकारी नहीं होगी तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अवेयरनेस बढ़ाना सबसे पहला स्टेप है, जो कि डिजिटल रिवॉल्यूशन से बढ़ रहा है। उसके बाद वो चले जाते हैं, उसके बाद वो उसका लाभ उठाते हैं, बैंकों में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये जो कोडिफिकेशन है, ये उसी की तरफ एक दिशा है कि बिखरे हुए कानूनों को एक साथ लाएं, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो और उसका लाभ आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है पायदान पर उस तक पहुंचे। बिल्कुल सिंपल इजी वे में उसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया जा सके। सर, चूँकि वक्त कम है, मैं चाहूँगी एक लास्ट कमेंट के रूप में, चूँकि आप सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका आखिरी कमेंट। मैं बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जब हम सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसको कैसे मेजर करेंगे, उसका मापदंड कैसे है कि हम अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे। उसके लिए एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जिसमें 3 डायमेंशंस कवर होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ के 2 इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, एजुकेशन के 2 और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के 6। उसमें फ्यूल क्या यूज़ करते हैं, कितना दूर। तो उस मापदंड से अगर हम देखें कि किस प्रकार से हमारी प्रोग्रेस हुई है, तो 2015-16 से 2020-21 तक इन 5 सालों में करीब 13.5 करोड़ लोगों का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से जो ग्रोथ हुआ है, जो हु हैव क्रॉस द पॉवर्टी लाइन, जो भी हम बेस लेवल लें, वो हुआ है, विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट दैट हैज़ हैपेंड। एंड द परसेंटेज ऑफ पुअर हु आर कंसिडर्ड पुअर बाय दिस मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स हैज़ फॉलन द मैक्सिमम इन द रूरल एरियाज़। तो यही मैं मापदंड जब तक होता है, जब हम मेजर कर पाते हैं, उससे हम एफिकेसी जान पाते हैं पॉलिसीज़ का। एंड दिस मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स हैज़ शोन that the policies that have been followed are really helping the poor. बिल्कुल, जैसा कि मेरा एक सवाल भी था कि ये सामाजिक सुरक्षा की स्थिति क्या है, इसको कैसे मापना है, जैसा कि आपने बताया कि अलग-अलग मापदंडों के आधार पर। एक लाइन में ऐड करना चाहूँगा कि ये जो बदलाव की इन्होंने बात करी है, बहुत सारे पैरामीटर्स बदले गए हैं। EPFO का एक कानून बदला था जिसमें कि जब भी आदमी दूसरे उस पे जाता था, दूसरा जॉब लेता था, तो उसको पहले फिर से नया EPFO नंबर मिलता था और उसको नए एम्प्लॉयमेंट में गिन लिया जाता था। अब सरकार ने क्या किया है कि एक नंबर जो उसको एक बार मिलेगा वो आखिर तक चलता रहेगा। तो उसका अगर वो बदलता भी है जॉब, तो उसका नया एम्प्लॉयमेंट नहीं गिना जाएगा। तो आपके सामने सही स्टैटिस्टिक्स आती है कि आखिर में ज़मीन पे हालात क्या हैं। तो वो जो पिछली सरकारों ने इस तरह को छुपा के जो चीज़ें रखी हुई थी, नई सरकारों ने ये जो नए मापदंड और पैरामीटर्स की बात आ रही हैं, उससे सही हालात पता पड़ते हैं। जैसे आपने ये इंडेक्स है, ये सही आपको आंकड़े देगा, तो जिसके दम पे आप अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं और उन पॉलिसीज़ को जनता तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल। इसमें एक मैं ऐड करना चाहूँगा, जो 1 नेशन 1 कार्ड की बात की थी, इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग बाग आजकल मोबाइल हैं, अलग जगह जाते हैं काम करने के लिए। अब तक जो राशन कार्ड था आपको गांव में ही मिलता था, जहाँ पे आप निवास करते थे, वहीं पे आप अपना ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन ये जो 1 नेशन 1 कार्ड है, बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया, आधार है और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कि अगर कोई बम्बई, दिल्ली में काम कर रहा है और उसका गांव है तेलंगाना में या तमिलनाडु में या उड़ीसा में, तो 3 लोग परिवार के राशन ड्रॉ कर सकते हैं गांव में, और अगर 2 सदस्य दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, वो अपना राशन ड्रॉ कर सकते हैं दिल्ली और मुंबई से। तो उसका जो एम्पावरमेंट है, जो वल्नरेबिलिटी का पॉसिबिलिटी है, जितना रिड्यूस होता है, उससे हम इतना फ़ायदा हुआ है। करीब जो आंकड़े मेरे पास हैं, मेरे पास लेटेस्ट नहीं है, बट करीब 3 या 4 करोड़ परिवार हैं जिनने
इसका फ़ायदा इस उठाया स्कीम है। से फ़ायदा उठाया है। बिल्कुल, ये अपने आप में गेम चेंजर, जैसा कि आपने कहा भी था कि है मुद्रा योजना के बाद ये भी, क्योंकि अब लोगों के लिए पूरा देश जो है वो, ऐसे में लोग जो बाहर निकल के काम करने से भी थोड़ा कतराते थे, वो चीज़ भी अब किसी भी राज्य में जाके काम करना, असेसिबिलिटी जो है वो बढ़ी है लोगों की, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा आज का विषय है वो लोगों में बढ़ रहा है। और किसी भी खुशहाल और संपन्न देश के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानदंड है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए। चूँकि वक्त कम है, चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सनसनी टीवी के स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए। आपका कानून आपको जागरूक करने के लिए है, आपके अधिकारों को बताने के लिए है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए कानून, किसी नए सब्जेक्ट्स के साथ। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सनसनी टीवी। नमस्कार।